नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एफआईआर को रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाता है तो उच्च न्यायालय को अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता है और वह अभी भी जांच कर सकता है कि क्या कथित अपराध किए गए हैं। प्रथम दृष्टया एफआईआर आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए थे या नहीं। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने राय दी कि भले ही आरोप पत्र दायर किया गया हो, फिर भी न्यायालय ये जांच कर सकता है कि कथित अपराध प्रथम दृष्टया एफआईआर आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर किए गए थे या नहीं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की बेंच ने कहा। जोसेफ साल्वराज बनाम गुजरात राज्य और अन्य का संदर्भ दिया गया था। इस संबंध में 2011 7 SCC 59 में रिपोर्ट की गई। संक्षेप में कहें तो अपीलकर्ता अभियुक्त ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 और 409 के तहत दंडनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय ने याचिका को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया और आरोपी को संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने जिस आधार पर रद्द करने की याचिका खारिज की है वह ये है कि रद्द करने की याचिका दायर करने के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। उस आधार पर उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आपराधिक रिट याचिका निरर्थक हो गई है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को चुनौती देते हुए अभियुक्त अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील दायर की। शुरुआत में न्यायालय ने जोसेफ साल्वराज बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में अपने फैसले पर भरोसा किया। वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होने के कारण उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से असहमत हैं और इस प्रकार नोट किया गया है। हम जोसेफ साल्वराज बनाम गुजरात राज्य के मामले में 4 जुलाई 2011 को दिए गए इस न्यायालय के फैसले के अनुपात को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज करने के उच्च न्यायालय के तर्क से सहमत नहीं है एवं अन्य 2011 7 SCC 59 में रिपोर्ट किया गया। यह एक एफआईआर को रद्द करने की याचिका से उत्पन्न मामला था, जहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत याचिका की स्थापना के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने कहा कि भले ही आरोप पत्र दायर किया गया हो, फिर भी अदालत ये जांच कर सकती है कि कथित अपराध प्रथम दृष्टया एफआईआर आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर किए गए थे या नहीं। तदनुसार अदालत ने आरोपी अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह आरोपी द्वारा दायर निरस्तीकरण याचिका पर योग्यता के आधार पर सुनवाई करे। अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी पर तब तक रोक लगाने का भी आदेश दिया जब तक कि उच्च न्यायालय आरोपी की याचिका पर गुण दोष के आधार पर फैसला नहीं कर देता। तदनुसार हम लागू आदेश को रद्द कर देते हैं और मामले को उच्च न्यायालय में भेज देते हैं। उच्च न्यायालय को आपराधिक रिट याचिका पर योग्यता के आधार पर सुनवाई करने दें। प्रकट की गई सामग्री के आधार पर हम ये भी निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को उक्त एफआईआर में कथित अपराधों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक उच्च न्यायालय आपराधिक रिट याचिका पर योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं लेता, जब तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला नहीं बनाया जाता कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद किसी भी विकास के कारण अपीलकर्ता की हिरासत आवश्यक है। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ये निर्देश जारी करते हैं। संबंधित रिपोर्ट HC धारा 482 की एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर कार्रवाई कर सकता है, भले ही इसके लंबित रहने के दौरान आरोप पत्र दायर किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट। मामले का विवरण। ममता शैलेश चंद्रा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य। गुरुवार को जयपुर में ईवीएम के विरोध में वकीलों, पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था, जयपुर शहर जिला कांग्रेस विधि एवं मानवाधिकार विभाग तथा सैकड़ों की तादाद में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदर्शन किया।
जनता को संबोधित करते हुए पब्लिक अगेंस्ट संस्था के संयोजक एडवोकेट पूनम चंद भंडारी ने बताया कि चंडीगढ़ में ईवीएम से मतदान होता तो फर्जीवाड़ा पकड़ में नहीं आता, बैलेट पेपर से मतदान होने के कारण ही फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और पूर्व चुनाव आयोग के सदस्य तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने साबित कर दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इसलिए ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, जैसा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, बांग्लादेश आदि में होता है। पूर्व महाधिवक्ता गिरधारी सिंह बापना ने संबोधित करते हुए कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है और जब जनता को ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो चुनाव आयोग ईवीएम से क्यों मतदान करवाना चाहता है। बैलेट पेपर से चुनाव में खर्चा भी बहुत काम आता है तथा गिनती में अगर 2-4 दिन ज्यादा लग जाते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी चुनाव करवाने में करीब 1 महीना लग जाता है। लेकिन जनता को ये तो विश्वास हो जाएगा कि उसने जो वोट दिया है वह उसी के खाते में गया है जिसे वह वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस के विधि एवं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कुलदीप पुनिया ने कहा कि भारत की जनता को अब ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा है और जनता चाहती है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो ताकि उन्हें यह मालूम हो सके कि उन्होंने जिसको वोट दिया है वोट उस प्रत्याशी को गया है। शराब आंदोलन के प्रणेता धर्मवीर कटिवा ने कहा कि भारत में ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, कई जगह जगह मतदान किया गया है, उससे ज्यादा वोट पाए गए हैं, इसलिए बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था के अध्यक्ष कमलेश सक्सेना, पूर्व आरएएस किशन लाल बाडेटिया, विनोद मोदी, अधिवक्ता सुनील शर्मा, एनएसयूआई के अध्यक्ष भाकर व राजस्थानी विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष पूजा मीना सहित कई सामाजिक संस्थाओं के नेताओं व अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। कलेक्टरेट सकल पर ईवीएम मशीन के द्वारा किस तरह गड़बड़ी की जाती है, इसका प्रदर्शन पवन शर्मा ने किया और जनता को बतलाया कि किस तरह से उनके वोट की चोरी होती है। प्रदर्शन के पश्चात समस्त अधिवक्तागण व सामाजिक कार्यकर्ता नारे लगाते हुए कलेक्टर के कार्यालय में पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया कि चुनाव आयोग को निर्देशित किया जावे कि 2024 में होने वाले चुनाव बैलेट पेपर पर करवाए जाएं। किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने गुरुवार को कलेक्टरेट परिसर पहुंचकर जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को कादेड़ा कस्बे में न्यूनतम समर्थन मूल्य का सरकारी खरीद केंद्र खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसान महापंचायत के पदाधिकारी ने बताया कि केकड़ी जिले में सिंचाई परियोजना के मुख्य बांध बिसुंदनी, पिपलाजा एवं डोरिया बांध से कादेड़ा क्षेत्र के आसपास लगभग 20 से 22 पंचायत में बांधों से किसानों को खेतों की सिंचाई का पानी नहर द्वारा मिलता है। इस कारण इस क्षेत्र में रबी की सीजन में गेहूं की फसल मुख्य रूप से बोई जाती है व प्रत्येक वर्ष गेहूं की बम्पर उपज होती है, लेकिन गेहूं खरीद का सरकारी खरीद केंद्र कादेड़ा में नहीं होने से किसानों को अपनी उपज को सरकारी दाम से नीचे भाव में बेचना पड़ता है। साथ ही खरीद केंद्र नहीं होने से मजबूरन अपनी फसलें पड़ोसी जिले में जाकर बेचनी पड़ रही है, जिससे किसानों को परिवहन का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से किसान महापंचायत की पदाधिकारी ने कादेड़ा कस्बे में सरकारी खरीद केंद्र खोलने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान महापंचायत अजमेर जिलाध्यक्ष बालूराम भीचर, केकड़ी जिलाध्यक्ष राजकुमार जाट, रामस्वरूप कीर, नोरतमल जैन, सुखपाल, पन्नालाल जाट, बद्री आदि मौजूद थे। आलोक शिक्षण संस्थान के टैगोर शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में खेल कूद एवं सांस्कृतिक सप्ताह का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आलोक विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कल्याण मलगोड व टैगोर शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सांस्कृतिक सप्ताह के तहत वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, मेहंदी प्रतियोगिता, चम्मच रेस, कुर्सी रेस, रंगोली, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर सरिता गुप्ता, स्वतंत्र कुमार गुप्ता व समस्त स्टाफ अनिल कुमार वर्मा, नंदकिशोर मेघवंशी, मुकेश कुमार शर्मा, शीला तेली, ममता धाकड़, रमेश चंद मीणा, अरविंद व्यास, मोनिका महेश्वरी, बाबूलाल चौधरी, योगिता वर्मा, अंकिता टेलर, रेशु राठी, धर्मराज कुमावत, जितेंद्र कंवर, कल्पना शर्मा, खुशबू नामा, राजेंद्र टेलर, मीना दादीच, विजयलाल गुर्जर, प्रहलाद आदि मौजूद थे।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विशेष न्यायालय ने गुरुवार को अनुसूचित जाति जनजाति के नर्सिंग कर्मी के ऊपर जानलेवा हमला करने तथा राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी देवगांव निवासी लोकेश पुत्र गणपत सुवालका को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी लोकेश के अधिवक्ता सत्यनारायण हावा, अरविंद सिंह, प्रवीण चौधरी, संदीप मीणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवगांव के नर्सिंग कर्मी सुरेश कुमार मीणा ने पुलिस थाना केकड़ी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मुलजिम लोकेश दिनांक 3 मई 2017 को समय करीब 7:15 बजे देवगांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शराब पीकर आया तथा आते ही चिकित्सा कर्मियों के साथ गाली गलौज करने लगा तथा सामान इधर उधर फेंक दिया, जिससे सामान व फर्नीचर तोड़ दिया। चिकित्सा कर्मियों द्वारा मना करने पर आरोपी ने चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट की, जिससे उनके चोटें कारित हुई तथा अन्य चिकित्सा कर्मी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। बीच बचाव कराने हेतु महिपाल सिंह निवासी देवगांव आया तो मुलजिम ने उसके साथ भी गंभीर मारपीट कर दी। उक्त व्यक्ति आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जिससे हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों को जान माल का खतरा बना हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षा उपलब्ध करावे आदि रिपोर्ट पर पुलिस थाना केकड़ी ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ जानलेवा हमला करने तथा राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में चार्जशीट पेश की। अभियोजन ने अपना मामला साबित करने के लिए 8 गवाहों के बयान करवाए तथा 19 दस्तावेज पेश किए। इसके विपरीत बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्यनारायण हावा ने दौरान बहस ये तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहे हैं तथा अभियोजन की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। घटना के समय चिकित्सालय बंद होने का समय हो चुका था। चश्मदीद गवाहों ने घटना की पुष्टि नहीं की है आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूँ सेशन कोर्ट अजमेर में। यहाँ आज SC/ST कोर्ट की अदालत ने SC/ST और 308 प्राणघातक हमले के मामले में आरोपी को बरी किया है। आरोपी किन आधारों पर बरी हुआ, इन सभी बातों की जानकारी के लिए मैं मिलवा रहा हूँ आपको वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण हावा जी, जिन्होंने इस मामले में बहस की है। बताइए हावा जी, क्या मामला रहा? ये सर 3/5/2017 की घटना है। पुलिस देवगांव जो है पुलिस थाना केकड़ी क्षेत्राधिकार में आता है। वहाँ पर रात को एक लोकेंद्र नाम का व्यक्ति और उसका एक साथी होता है, वो दोनों शराब पीकर रात में हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ पर चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट करना और उसके बाद लोकेंद्र का जो साथ में साथी होता है उसके द्वारा छुड़ाने पर उसके साथ प्राणघातक हमला करना, इस तरह के मामले में एक यहाँ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर माननीय न्यायालय ने आज लोकेंद्र को बरी किया है। और माननीय न्यायालय ने ये माना है प्रकरण में कि एक तो जो चिकित्सा कर्मी जो थे वो घटना बता रहे शाम को 7:15 बजे की, जबकि 7 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है। तो 7:15 बजे बाद घटना को राजकीय कार्य में नहीं माना। प्लस दूसरी बात जो माननीय न्यायालय ने स्टेब्लिश की, जो घटना है वो घटना हॉस्पिटल के बाहर की है और वहाँ पर न तो हॉस्पिटल परिसर था, एक जो है वहाँ पर स्कूल थी और वहाँ पास में अन्य ठेकेदार के व्यक्ति थे, उनको किसी को परीक्षित नहीं करवाया गया है। और जो प्राणघातक हमले का 308 का प्रकरण था उसमें डॉक्टर ने उस चोट को प्राणघातक नहीं माना है। और इन सब तथ्यों को नज़र में रखते हुए माननीय न्यायालय ने लोकेंद्र को बरी करने का आदेश दिया। क्या शुभ नाम आपका? SN हावा।